Our educational channel Law Guru Ashu Gupta presents a lecture series of all law subjects. So subscribe to study well and press the bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं आशु गुप्ता अपने चैनल लॉ गुरु आशु गुप्ता में आप सभी का आज फिर से स्वागत करता हूं। लॉ सब्जेक्ट्स की चलती हुई इसी सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम लोगों के द्वारा लगातार निकाली जा रही है और उसका बहुत हद तक फायदा हमें स्टूडेंट्स के थ्रू देखने को मिला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी हमारे पास लगातार आए हैं और उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे एलएलबी और बीएलएलबी के स्टूडेंट्स को एग्जाम देने में लास्ट सेमेस्टर में बहुत सारे इजी मटेरियल वहां पर प्रोवाइड हो पाए हैं। तो उसी सीरीज को हम आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी सभी सब्जेक्ट्स के डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं यूपी रिवेन्यू कोड 2006 के बारे में। जी हाँ, यूपी लैंड लॉज के बारे में, क्योंकि अभी तक हम पढ़ रहे थे यूपी लैंड लॉज, यूपी लैंड एबॉलिशन एक्ट के बारे में, यूपी जेडा के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में वो अब अमेंड कर दिया गया और यूपी रिवेन्यू कोड 2006 वहाँ पर लगा दिया गया है। क्योंकि अमेंड होकर यूपी लैंड लॉ को पूरी तरीके से अमेंड करके एक सिस्टमेटिक वे में बहुत सारे एक्ट्स को रिपील करने के बाद यूपी रिवेन्यू कोड 2006 हमारे यहाँ एप्लीकेबल किया गया है यूपी में। तो उसी के बारे में जानेंगे और वो क्योंकि यूनिवर्सिटी में सिलेबस में आ चुका है तो उसमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पढ़कर जाने चाहिए और जो एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और सेक्शंस के बारे में जानेंगे और उन्हें पढ़कर जरूर जाइएगा और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की ओर। तो चलिए समझ लेते हैं यूपी रिवेन्यू कोड में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको पढ़ना होगा रिवेन्यू बोर्ड यानी कि राजस्व परिषद। तो इसके बारे में जब भी बात करेंगे तो यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा रिवेन्यू बोर्ड मेंबर यानी कि चेयरमैन और इसके बोर्ड मेंबर कौन कौन होते हैं, जिसकी डेफिनेशन या यूपी रिवेन्यू कोड 2006 में सेक्शन 4 के सब क्लॉज 6 में दिया गया है। तो इसे जरूर देख कर जाएंगे। 20 मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि रिवेन्यू बोर्ड के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि किस तरीके से इसका कंपोजिशन होता है, संरचना किस तरीके से होती है, उसके बाद इसका ज्यूरिसडिक्शन और साथ में इसकी पावर्स भी आपसे पूछी जाएंगे। तो 20 मार्क्स में कंपलसरी क्वेश्चन आता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन 7 में दिया गया है, जिसमें रिवेन्यू बोर्ड के बारे में, रिवेन्यू बोर्ड मेंबर्स के बारे में भी बतलाया गया है। उसके साथ ही यहाँ पर अगर देखेंगे तो ज्यूरिसडिक्शन इसका सेक्शन 8 में दिया गया है और पावर्स की बात करूं तो सेक्शन 9 और 10 में इसके बारे में बतलाया गया और साथ ही इसकी पावर्स को और बहुत अच्छे तरीके से इलैबोरेट किया गया है यहाँ पर सेक्शन 210, 211 और 212 में, यानी कि 210, 211 और 212 में इसकी पावर्स को भी इलैबोरेट किया गया है। तो रिवेन्यू बोर्ड के बाद क्वेश्चन आता है रिवेन्यू कोड का। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 20 मार्क्स में पूछा जाता है। तो यहाँ रिवेन्यू कोड की डेफिनेशन सेक्शन 416 में दी गई है, यानी कि 4 की सब क्लोज 16 में इसकी डेफिनेशन दी गई है और इसमें भी सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, यानी कि कंपोजिशन, ज्यूरिसडिक्शन और पावर्स। देखिए इसके ज्यूरिसडिक्शन सेक्शन 206 से 209 में दिया गया और इसकी पावर्स की बात करें तो सेक्शन 210 में, जैसे कि रिवेन्यू बोर्ड में भी हमने पढ़ा था। तो सेक्शन 210 को एक बार जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इस तरीके से यहाँ ज्यूरिसडिक्शन पावर दी गई है। और जब इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन जब भी आप बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ अथॉरिटीज काम करती है, उन अथॉरिटीज को भी जरूर देख लीजिएगा क्योंकि रिवेन्यू कोड में सारा का सारा काम अथॉरिटीज, अगर आपको मालूम है कि कौन सी अथॉरिटीज कहाँ पर कौन सा काम करती है तो ही आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो जाता है इन सब चीजों को मेंटेन कर पाना। तो जब आप रिवेन्यू कोड पढ़ेंगे तो इसमें आप जरूर पढ़कर जाइएगा डिविजनल, यानी कि देखिए रिवेन्यू कोड स्टेट लेवल पर बनाई जाती है और स्टेट लेवल को फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है विलेज लेवल पर। तो वहां किस तरीके से अधिकारी काम करते हैं, तो डिविजनल लेवल पर डिविजनल कमिश्नर होते हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, उसके बाद यहाँ पर सब डिविजनल लेवल पर सब डिविजनल ऑफिसर, जिन्हें आप एसडीओ के नाम से जानते हैं, वो होते हैं, और तहसील लेवल पर तहसीलदार। तो ये 4 अपॉइंटिंग अथॉरिटी, बड़ी अथॉरिटी यहाँ रिवेन्यू कोड में देखने को मिलती है। तो इनके बारे में भी आपको जरूर पता होना चाहिए क्योंकि ये अक्सर अलग से भी 4 मार्क्स में या 10 मार्क्स में आपसे पूछी जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है बाउंड्री एंड बाउंड्री मार्क्स के बारे में। तो इसके बारे में भी आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि 20 या 10 मार्क्स में कंपलसरी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, जहां पर बाउंड्री मार्क के बारे में बतलाया जाता है, जो सेक्शन 20 से लेकर 28 तक इसके प्रोविजंस पूरी तरीके से यहाँ पर इसके प्रोसीजर्स भी दिए गए हैं कि किस तरीके से विलेज जब कटते हैं तो उनके किस तरीके से बाउंड्री मार्क्स को मेंटेन किया जाता है, बनाया जाता है। तो यहाँ पर आपको पढ़ने को मिलेगा बाउंड्री ऑफ विलेज, डिमार्केशन किस तरीके से किया जाता है उन बाउंड्रीज का, उसके बाद बाउंड्री मार्क डैमेज और रिपेयर, अगर वो डैमेज हो जाते हैं तो उनकी रिपेयर किस तरीके से की जाती है, और साथ ही डिस्प्यूट रिगार्डिंग बाउंड्री मार्क्स, अगर दो किसानों के बीच बाउंड्री मार्क्स को लेकर किसी भी तरीके का डिस्प्यूट हो जाता है वो किस तरीके से किसके द्वारा रिजॉल्व किया जाता है, और साथ ही पावर्स ऑफ कंसर्निंग अथॉरिटी यानी कि एसडीओ, तहसीलदार या फिर जो आपके लेखपाल, पटवारी हैं, तो उनकी इसके रिगार्डिंग क्या क्या पावर्स उनके पास होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मेंटेनेंस ऑफ विलेज रिकॉर्ड के बारे में। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारा का सारा मेंटेनेंस ऑफ विलेज रिकॉर्ड इसमें बतलाया गया है। और ये क्वेश्चन आपको बतलाऊं, इस क्वेश्चन के अंदर से ही क्वेश्चन अपने आप में निकलते हुए दिखेंगे आपको। मेंटेनेंस ऑफ विलेज रिकॉर्ड सेक्शन 29 से 42 तक यहाँ पर दिया गया। 29 से 42 की बात करूं तो 10 मार्क्स में और 4 मार्क्स में बहुत सारे क्वेश्चन इस के अंतर्गत अपने आप में इनबिल्ट हो जाते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। तो इस पार्ट को जरूर पढ़कर जाइएगा। सेक्शन 29 से 42 20 मार्क्स का क्वेश्चन बैठता है, जिसमें आपको लिस्ट ऑफ विलेजेस के बारे में पता होना चाहिए, साथ ही विलेज मैप के बारे में किस तरीके से क्या प्रोसीजर है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्यों बतला रहा था, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें और आती हैं जो अलग से आपको 10 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछी जाएंगी, जैसे फील्ड बुक, जिसे आप खसरा के नाम से जानते हैं, सेक्शन 30 में दिया गया। तो इसे अपने आप में तैयार करके जाइएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स खतौनी, सेक्शन 31 में दिया गया। खसरा और खतौनी आपने सुना ही होगा अगर आप गाँव से बिलोंग करते हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कि करेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स इन खसरा, खतौनी या विलेज मैप में किस तरीके से करेक्शन किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब होता है दाखिल खारिज कराना, यानी कि एक प्रॉपर्टी अगर दूसरे के नाम में ट्रांसफर होती है तो पहले के नाम में किस तरीके से वो खारिज कराई जाती है और दूसरे के नाम में किस तरीके से दाखिल कराई जाती है, दैट इज कॉल्ड अ म्यूटेशन प्रोसेस। तो ये भी अपने आप में 10 मार्क्स में पूछा जाता है। सेक्शन 33 to 35 ही आपको देखने को मिलेगा, इसे भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है पासबुक। पासबुक का मतलब इसे आप किसान बही के नाम से जानते हैं, सेक्शन 41 में दिया गया। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फील्ड बुक, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, म्यूटेशन और पासबुक अपने आप में इस क्वेश्चन के अंतर्गत समराइज होते हुए चलते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चारों भी। तो ये अपने आप में इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप कहेंगे तो कमेंट्स करके जरूर बतलाइएगा, इन पर भी हम आने वाले समय में वीडियोस लेकर आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है आपसे रिवीजन ऑफ विलेज रिकॉर्ड के बारे में। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। जनरल तौर पर सेक्शन 43 से 53 में आपको देखने को मिलेगा रिवेन्यू कोड में, और इसमें जो जो चीजें आपको देखनी है उस कौन कौन सी है ये बतला देता हूँ। रिकॉर्ड ऑपरेशन और सर्वे ऑपरेशन, ये अक्सर 4 मार्क्स में भी पूछ लिए जाते हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि रिकॉर्ड ऑपरेशन क्या है, सर्वे ऑपरेशन क्या है, और साथ ही प्रोसीजर ऑफ रिवीजन, किस तरीके से ये जो विलेज मैप होता है, खसरा खतौनी होता है, इनका किस तरीके से रिवीजन किया जा सकता है और क्या क्या पावर्स ऐसी कंसर्निंग अथॉरिटीज के पास इसके रिगार्डिंग होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे यहाँ पर ग्राम सभा और ग्राम पंचायत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है, ये समझ लीजिएगा। 20 मार्क्स में या 10 मार्क्स में दोनों क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसे जरूर पढ़कर जाएंगे। और यहाँ पर ग्राम सभा की बात करें तो सेक्शन 3 ऑफ पंचायती राज एक्ट 1947 में इसके बारे में प्रोविजन दिया गया है। लेकिन क्योंकि सारा का सारा यूपी रिवेन्यू कोड क्योंकि विलेज से रिलेट करता है, तो इसी वजह से यहाँ पर ग्राम सभा को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ग्राम सभा के कुछ राइट्स वहां पर भी डिफाइन किए गए हैं कि किस तरीके से वहां पर रिवेन्यू कोड में ये सब लोग मिलकर काम करते हैं। तो ग्राम सभा को जरूर देख कर जाइएगा, 10 या 20 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद 7वें नंबर पर आता है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास रखा जाएगा ग्राम पंचायत का। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सेक्शन 2H में पंचायती राज एक्ट 1947 में बनाया गया था। अब इन दोनों ही क्वेश्चन में बेसिकली पूछा क्या जाता है, तो यहाँ पर ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, उसमें आपको इसका कंपोजिशन, इसके फंक्शंस और इसके राइट्स, ये 3 चीजें, यानी कि किस तरीके से ये काम करता है, कैसे कैसे बना है, कौन कौन इसके मेंबर है और क्या क्या अधिकार इसके पास यहाँ पर है विलेज को मेंटेन करने के लिए या विलेज के वेलफेयर, विलेज के लोगों के वेलफेयर में काम करने के लिए। तो वो सब आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। और साथ ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार 10 मार्क्स में 4 मार्क्स में इससे रिलेट करते हुए पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमें समझना है लैंड मैनेजमेंट कमेटी के बारे में, जिसे आप भूमि प्रबंधक समिति के नाम से हिंदी में जानते भी हैं। तो यहाँ पर लैंड मैनेजमेंट कमेटी यानी कि एलएमसी के बारे में सेक्शन 4 के सब क्लोज 5 में इसकी डेफिनेशन दी गई है और सेक्शन 28A ऑफ पंचायती राज एक्ट 1947 में भी इसके बारे में बतलाया गया है। तो इसके बारे में आपको क्या पढ़कर जाना है कि यहाँ पर इसकी कंपोजिशन, ज्यूरिसडिक्शन और पावर्स किस तरीके से दी गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 मार्क्स में पूछा जाता है हर बार, तो इसे भी जरूर करके जाएंगे। और साथ ही यहाँ पर आपको कई बार एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डिफरेंस बिटवीन ग्राम पंचायत एंड एलएमसी, लैंड मैनेजमेंट कमेटी, तो इसके बारे में भी जरूर देख लीजिएगा। 10 मार्क्स में 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है टेन्योर होल्डर्स के बारे में, कौन कौन से कितने तरीके के टेन्योर होल्डर्स हैं। तो जब स्टार्टिंग में आपने पढ़ा होगा यूपी लैंड लॉज, अगर आप पढ़े होंगे तो 14 तरीके के टेन्योर होल्डर हमारे यहाँ माने जाते थे, जोतदार माने जाते थे। टेन्योर होल्डर को हिंदी में जोतदार बोलते हैं। तो लेकिन अब यूपी रिवेन्यू कोड के बाद आप देखेंगे कि 4 तरीके के जोतदार यहाँ पर बचे हैं, भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट, भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, आसामी और गवर्नमेंट लेसी। तो अपने आप में सेक्शन 74 में टेन्योर होल्डर के बारे में बतलाया गया है, सेक्शन 75 में भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट, 76 में भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, उसके बाद 78 में आसामी और सेक्शन 147 में गवर्नमेंट लेसी यानी कि सरकारी पट्टेदार, तो उसके बारे में बतलाया गया। इसे जरूर पढ़कर जाइएगा क्योंकि ये चारों चीजें अलग से भी पूछी जाती हैं। अभी बतलाऊंगा भी किस किस तरीके से पूछी जाती हैं, लेकिन टेन्योर होल्डर के नाम से भी ये क्वेश्चन आता है 10 मार्क्स। तो टेन्योर होल्डर के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 20 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा, राइट्स ऑफ भूमिधर विद ट्रांसफरेबल राइट्स। तो जो ट्रांसफरेबल राइट्स वाले भूमिधर होते हैं उनके राइट्स आप जरूर तैयार करके जाइएगा। 20 मार्क्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सेक्शन 79, 80, 83, 88, 91, 94, 101, 107, 116, 118 और 130 में दिए गए हैं। तो ये सेक्शन जरूर पढ़ लीजिएगा जहां पर राइट्स ऑफ भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स दिए गए हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अब आप देखेंगे यहाँ पर कई बार एक 10 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, राइट्स ऑफ भूमिधर विद नॉन ट्रांसफरेबल राइट, इसे भी हम जरूर देखेंगे। अगर आप चाहेंगे तो कमेंट करके मुझे जरूर बतलाइएगा। और साथ ही राइट्स ऑफ एन असामी, तो कई बार ये भी आपसे 10 मार्क्स में पूछ लिया जा सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा एस्चीट के बारे में। एस्चीट सेक्शन 115 में दिया गया 115 में, तो इसे जरूर पढ़कर जाइएगा, 10 मार्क्स में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद सरेंडर सेक्शन 118 और 119 में दिया गया है, जहां पर सरेंडर बाय भूमिधर और सरेंडर बाय आसामी आपको पता होना चाहिए। और लास्ट ये आपको 4 मार्क्स में कई बार पूछा जाता है अबेंडनमेंट, जो सेक्शन 122 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है ट्रांसफर के बारे में कि किस किस तरीके से ट्रांसफर किया जाता है। तो हमें पता ही है, बाय सेल, बाय मॉर्गेज और बाय लीज, और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर प्रोविजन दिए गए हैं सेक्शन 88 से 106 तक में। ये किसके ट्रांसफर की बात कर रहा है? ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद 8th क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डिवॉल्यूशन का। इसमें भी लगभग हस्तांतरण की बात की गई है कि डिवॉल्यूशन किस तरीके से ऐसी प्रॉपर्टी का हो सकता है। तो 3 तरीके यहाँ पर बतलाए गए हैं, बाय बिक्वेस्ट यानी कि बाय विल के द्वारा, सक्सेशन आप जानते हैं उत्तराधिकार के द्वारा, और एस्चीट राजकामित्व बोलते हैं, जब राज्य को प्रॉपर्टी चली जाती है तो किस तरीके से जाएगी। ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्चीट में आपको पहले भी बतला चुका हूं। तो सेक्शन 107 से 115 तक ये पूरा का पूरा प्रोसेस आप देख कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा लीज ऑफ लैंड बाय ग्राम पंचायत। तो जहां पर हमने ग्राम पंचायत पढ़ा था, मैंने आपको बतलाया था, वहां पर राइट्स और उसकी पावर्स के बारे में भी बात की थी हमने। तो उसी का एक पार्ट यहाँ पर भी आता है, लीज ऑफ लैंड बाय ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत अपनी लैंड को किस तरीके से लीज पर देती है, तो वो सारा प्रोसेस यहाँ पर दिया गया है। उसमें अलॉटमेंट, उसका कैंसिलेशन और फिर दोबारा से रिस्टोरेशन किस तरीके से किया जाता है, सेक्शन 125 से 129 में 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इजेक्टमेंट एक अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसे जरूर देखकर जाइएगा। जहां पर बेदखली के बारे में प्रोसेस बतलाए गए हैं कि किसी की भी जो बेदखली है किसी एग्रीकल्चरल लैंड से, भूमिधर हो या आसामी हो, किस तरीके से की जाती है। तो वहां पर सेक्शन 130 से लेकर 137 तक रिवेन्यू कोड में प्रोविजन दिए गए हैं, जहां पर आपको सूट फॉर इजेक्टमेंट और रेमेडीज फॉर इजेक्टमेंट पढ़कर जाना जरूरी है। तो इसे जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 मार्क्स में। तो हमें देखना है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जाएगा फिक्सेशन, कम्यूटेशन एंड रिकवरी ऑफ रेंट, यानी कि ऐसे रेंट को किस तरीके से रिकवर किया जाता है, फिक्स किया जाता है और विनिमय कम्यूट किया जाता है। तो सेक्शन 138 से 143 तक ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली 4 मार्क्स में ही आता है।
तो इसे देख लीजिएगा। उसके बाद डिक्लेरेटरी सूट्स, ये 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे पेपर में, जो सेक्शन 144 से 146 तक दिया गया है कि किस किस तरीके से सूट्स बाय टेन्योर होल्डर या बाय ग्राम पंचायत यहाँ पर लाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गवर्नमेंट लेसी, ये मैंने पहले भी आपको बतलाया था, लेकिन ये अक्सर 10 मार्क्स में भी कई बार पूछा जाता है, जिसमें आपको राइट्स एंड इजेक्टमेंट, किस तरीके से इसका इजेक्टमेंट हो सकता है और क्या क्या अधिकार इसके पास है वो आपको पता होने चाहिए। तो सेक्शन 147 से 152 तक दिए गए हैं। उसके बाद असेसमेंट ऑफ लैंड रिवेन्यू, यानी कि देखिए जब भी एग्रीकल्चर लैंड होती है तो लैंड रिवेन्यू वहां पर रेज करना पड़ता है, जनरेट करना पड़ता है, तो उसका असेसमेंट किस तरीके से होता है वो सब आपको पता होना चाहिए। सेक्शन 153 से 162 इसके रिगार्डिंग प्रोसीजर दिए गए हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू, ये अक्सर 20 मार्क्स में या 10 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा, अदरवाइज इसके जो पॉइंट्स है वो कई बार 4 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 163 से लेकर 181 तक कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू के प्रोसीजर दिए गए हैं कि लैंड रिवेन्यू किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, जिसमें आपको यहाँ पर 4 मार्क्स में अक्सर डिफॉल्टर, अरेस्ट एंड डिटेंशन, अगर लैंड रिवेन्यू नहीं कोई देता है तो किस तरीके से वो डिफॉल्टर बनता है, अरेस्ट एंड डिटेंशन होता है, फिर रेट ऑफ डिमांड क्रिएट होता है, या फिर रिकवरी और अटैचमेंट, यानी कि उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया जाता है। ये सारे प्रोसेस यहाँ पर दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है लॉजिंग ऑफ कैविएट, 4 मार्क्स में पूछा जाता है। तो यहाँ सेक्शन 2225B में आपको देखने को मिलेगा, तो इस प्रोविजन को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद कई बार पेनल्टीज भी 10 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछ ली जाती है, कंपलसरी क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए। सेक्शन 226 से 229 तक यहाँ पर पेनल्टीज के बारे में प्रोविजन दिया गया है। उसके अलावा एक चीज आपको जरूर बतला दूं, जब भी आप रिवेन्यू कोड पढ़ेंगे तो आपको 3rd शेड्यूल जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि 3rd शेड्यूल से ही आपको ये रिवेन्यू कोड समझ में आएगा। इसकी समरी पूरी की पूरी 3rd शेड्यूल में ही दी हुई है, ये कोई नहीं बताता इसलिए आपको बतला रहा हूँ। जहां पर जुरिस्डिक्शन ऑफ कंसर्निंग अथॉरिटीज के बारे में डिटेल में बतलाया गया, एक टेबल दी गई है जहां पर पूरी कंसर्निंग अथॉरिटीज का जुरिस्डिक्शन क्लियर किया गया, और साथ ही अपीलेट जुरिस्डिक्शन भी यहाँ पर रिवेन्यू कोड का बतलाया गया, यानी कि रिवेन्यू कोड या रिवेन्यू बोर्ड का जो भी अपीलेट जुरिस्डिक्शन है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से डिटेल में बतलाया गया है। हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे कि 4 शेड्यूल और 234 सेक्शन, टोटल 234 सेक्शन और 4 शेड्यूल और 16 चैप्टर में पूरा का पूरा रिवेन्यू कोड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रूप में आपको पढ़नी है, आपकी नॉलेज के पर्पज से भी, प्रैक्टिस के पर्पज से भी, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एग्जाम प्रीव्यू में, तो वो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बतला दी हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और लाइक करके शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।